हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मित्रों 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ये हमारा वीडियो मेंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर आप इसे लाइक शेयर वगैरह जरूर कीजिए। इस क्लास की PDF आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हो तो फिर वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन का सामान्य परिचय लेंगे, इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे। फिर हम जो है इसके प्रकार स्थानीय स्वशासन के वो पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन का क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। किस प्रकार भारत में विकास हुआ है वो देखेंगे। फिर हम जो मित्रों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, क्योंकि स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा शहर में जो स्थानीय स्वशासन, दूसरा हमारा ग्राम मतलब जो गाँव में स्थानीय स्वशासन होता है यानी पंचायती राज। और हमारे वीडियो मेंस में केवल पंचायती राज है, यानी हमें केवल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ही पढ़ना है, जो है 73वां संविधान संशोधन। फिर है मित्रों की पंचायती राज का विकास। पंचायती राज का हम विकास देखेंगे, किस प्रकार जो है भारत में इसका विकास होता है। बलवंत राय समिति बनती है, अशोक मेहता समिति बनती है, GV राव समिति बनती है। फिर जो है इसको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक करने के लिए जो ML सिंघवी समिति वगैरह गठित की जाती है, थुंगन समिति गठित की जाती है। फिर जो है इसका संवैधानिकरण होता है, किस प्रकार राजीव गांधी सरकार में प्रयास किए जाते हैं, किस प्रकार आगे VP सिंह सरकार के प्रयास किए जाते हैं। फिर जो हमारे जो नरसिम्हा राव सरकार है उसमें जाकर के फिर ये प्रयास सफल होता है। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का विकास क्या हुआ। तो आज के हम इस वीडियो में ये जो सारे कवर करेंगे। तो ये हमारा आज पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड तक हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्थानीय जो स्वशासन है मित्रों, ये हमारा भारतीय अवधारणा है या फिर एक नवाचार है। कौन? स्थानीय स्वशासन। देखिए क्या होता है ये स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से हैं जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। यानी इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है और ये हमारी केंद्र वाली जो सरकार होती है, राष्ट्रीय या फिर जो प्रांतीय हमारी राज्य सरकार होती है, उसके नियंत्रण में रहती है और हमारे जो नागरिक होते हैं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसी पूर्ति करते हैं जो स्थानीय जो है आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, उनकी पूर्ति करते हैं हमारी कौन? स्थानीय स्वशासन। इसलिए इनका एक तरीके से गठन किया जाता है। फिर मित्रों हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इसके अनुसार स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता, यानी पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित और छोटे क्षेत्र में, यानी एक छोटे से क्षेत्र में, एक बड़ा राज्य भूभाग नहीं, केवल एक छोटे से क्षेत्र में उस क्षेत्र से संबंधित जो भी मांगे हैं, वहां पर जो भी एक तरीके से काम करने होते हैं हमें, तो वहां पर उन कामों के संबंध में निर्णय लेने और उनको जो है क्रियान्वित करने, उनको जो योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली जो सत्ता होती है, उसी को उन्होंने जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है उसने जो है स्थानीय स्वशासन की ये परिभाषा दी कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता हमारी स्थानीय स्वशासन होती है। फिर हमारे मित्रों कार्ल जे फ्रेडरिक आते हैं और वे कहते हैं कि स्थानीय जो इस स्वशासन है हमारा, ये स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है। किसकी? स्थानीय समाज जो वहां पर रह रहा है उस क्षेत्र में, उस छोटे से क्षेत्र में, उस समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापिका, यहाँ पर व्यवस्थापिका होगा, उसके नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है। यानी उस समाज की, स्थानीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था ये व्यवस्थापिका के नियमों के द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि वह सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करे जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय हैं। यहाँ पर जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो व्यवस्थापिका जो नियम बनाती है उनके आधार पर वह सरकार की सत्ता, जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होती है, उसकी सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व करे, उस समय जो है उसका प्रतिनिधित्व करे जब वह जो स्थानीय रूप से वहां पर सक्रिय होती हैं। तो उन्होंने कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसको जो है स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था बताया है, जो सरकार की जो है वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है, जो बड़ी सरकार होती हैं, उसका यहाँ पर क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती है हमारी स्वशासन।
ठीक है, तो ये आप परिभाषा देख पा रहे हो। वापस रिवाइज करा देता हूँ कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार स्थानीय शासन का अर्थ होता है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता। फिर हमारे एल गोल्डिंग आते हैं और वह कहते हैं कि ये एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। तो बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है, ऐसी परिभाषा हमारे एल गोल्डिंग ने दी है। याद मत कीजिए, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, मैं आपका बेस बना रहा हूँ कि यह स्थानीय स्वशासन होता क्या। फिर इनसे संबंधित कुछ कथन आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि स्थानीय जो स्वशासन है ये लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए। तो लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार बताया हमारे स्थानीय स्वशासन को जवाहरलाल नेहरू ने। फिर लॉर्ड ब्राइस आते हैं और वह कहते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है ये प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करती है। ऐसा किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस जो है उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी स्थानीय स्वशासन है ये लोकतंत्र की पाठशाला है। यहाँ पर जो है समाज सीखता है कि लोकतंत्र के आदर्शों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है डी टाकविले और ये परिभाषा ये कथन कहते हैं कि नागरिकों की स्थानीय सभाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति हैं। तो स्वतंत्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति क्या है? ये हमारी स्थानीय स्वशासन है, ये हमारी स्थानीय सभाएं हैं, ऐसा डी टाकविले कहते हैं। फिर महात्मा गांधी आते हैं और कहते हैं कि स्थानीय संस्थाएं ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन की प्रयोगशाला है। कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है हमारा वो उसके अध्ययन की प्रयोगशाला, किस प्रकार हम समाज का उद्धार कर सकते हैं, इसकी जो प्रयोगशाला हमारी कौन सी है? स्थानीय संस्थाएं, ऐसा हमारे कहते हैं महात्मा गांधी। फिर देखिए हमारे भारत में किस प्रकार जो है पंचायती राज संस्थाओं का विकास हुआ है, किस प्रकार स्थानीय शासन जो है इसकी जड़ें हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं। तो इस देखिए मित्रों क्या होगा इसका। भारत में जो है हमारा स्थानीय शासन ये प्राचीन काल से ही हो रहा है। सर्वप्रथम वैदिक काल में पंचायतों, ग्राम सभा, समितियां, सभा समिति आपको पता है कि वैदिक काल में ये प्रचलित थी। तो उनका उल्लेख जो है हमें वैदिक काल में मिलता है। और उस समय जो मित्रों ग्राम पंचायत का क्या कहा जाता है, मतलब जो उस समय जो है ग्राम का जो मुखिया होता था उसको हम ग्रामणी कहते थे, ग्राम पंचायत के मुखिया को। और अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक काल में ग्रामणी उसको कहते थे, ग्राम पंचायत के मुखिया को। बौद्ध काल में शासन की इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्राम योजक होता था। बौद्ध काल में ग्राम योजक होता था जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता था। मौर्य काल में ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता। तो मौर्य काल में इसको क्या कहा जाता मित्रों? ग्रामिक कहा जाता। अगर आपसे पूछ ले जाए वैदिक काल में ग्रामणी, बौद्ध काल में हमारा ग्राम योजक यानी महाजनपद काल वगैरह, उस समय ग्राम योजक। और फिर हमारा मौर्य काल की बात करें तो उस समय इसको ग्रामिक कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन को सुदृढ़ता प्रदान करने में मित्रों चोल जो शासक है उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चोल जो है वो स्थानीय स्वशासन को काफी उन्होंने तवज्जो दिया था। फिर मित्रों मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में यानी जो मुस्लिम शासन काल था उस समय, तो मध्यकाल में ग्राम का मुखिया खुद मुकद्दम या चौधरी, इस नामों से हम जानते हैं। आज भी हमारे गाँव में चौधरी वगैरह होते हैं ना, तो वह पहले ग्राम का मुखिया होते थे मध्यकाल में। तो मध्यकाल में खुद मुकद्दम, चौधरी ये ग्राम के मुखिया होते थे। फिर मित्रों फिर बात करें आधुनिक काल में अंग्रेजों के द्वारा, तो सर्वप्रथम 1667 में जो है मद्रास नगर परिषद की स्थापना की जाती है, जिसे 1687 में नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया। लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 का जो संकल्प स्थानीय स्वशासन था, जो संकल्प उन्होंने प्रस्तावित किया था, वो हमारे स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो है लॉर्ड रिपन हमारे स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, किस कार्यों की वजह से उनको जनक कहा जाता है वो भी देखेंगे। सन 1919 के शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। तो सर्वप्रथम 1919 में जो है स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। फिर हम जो है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात क्या कार्य कदम उठाए जाते हैं पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए, वो हम देखेंगे। देखिए स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। वहीं पर हम समस्याओं को समाधान कर सकते हैं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से। स्थानीय जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग करेंगे। जब वहाँ के जो संसाधन होगा उनको समुचित उपयोग तभी होगा जब कोई एक तरीके से संस्था होगी जो संवैधानिक संस्था होगी और उनके लिए नियम बनाएगी। तो स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग, जन भागीदारी, स्थानीय नेतृत्व का विकास। फिर स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। क्यों कहा जाता है, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा स्थानीय स्वशासन
सुशासन से ही संबंधित है मित्रों। इस अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया था। गांधी के अनुसार यदि भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, और यही हमारे जो है आज मोदी जी लेकर आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि गांवों को हम आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन किया जाने का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 40 तो पता ही होगा। फिर मित्रों, स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार होता है, एक तो गांव में स्थानीय स्वशासन और दूसरा हमारा शहरों में स्थानीय स्वशासन। शहरों में हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को देखेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आइए फिर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाए। पंचायती राज का विकास किस प्रकार होता है मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि भाई पंचायती राज का किस प्रकार विकास हुआ था। तो के.एम. मुंशी के सुझावों पर मित्रों स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन की मदद से लागू किया गया था। के.एम. मुंशी के सुझावों के आधार पर ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट होता है और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन की मदद से स्टार्ट होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है बलवंत राय समिति गठित की जाती है योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसमें 1958 में उसने सिफारिश दी थी। बलवंत राय मेहता ने अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण इन दोनों कार्यक्रम को असफल बताया। और हमारे जो ये जो सिफारिश थी बलवंत राय मेहता की, ये जो सिफारिश थी, उन्होंने ये सिफारिश की कि सामुदायिक जो कार्यों में लोगों की जो भागीदारी है वो सांविधिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से आयोजित की जाए, यानी उसको ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जिनको वैदिक अधिकार हो और उनके माध्यम से जो है लोगों के लिए जो है कल्याण के कार्यक्रम किए जाए, यानी सामुदायिक कार्य जो है वो लोगों के लिए किए जाए। किसके माध्यम से, हमारे जो है सांविधिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की अनुशंसा की थी, और लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है मित्रों, ये शब्द बलवंत राय मेहता ने दिया था, इसलिए इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, हमारे बलवंत राय मेहता को। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी समिति के क्या सिफारिश रही थी। तो इसने कहा कि त्रिस्तरीय आप पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कीजिए। हम पढ़ेंगे, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। जब 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाएगा उस समय हम पढ़ेंगे इसकी क्या विशेषता थी। तो उस समय जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, वो हमारी बलवंत राय मेहता जो समिति उसकी सिफारिश को आधार पर की जाएगी। फिर मित्रों, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। आज भी आपको पता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। फिर हमारे जो पंचायत समिति और जिला समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और सीधा होगा, जबकि पंचायत समिति एवं जिला समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नियोजन व विकास के सभी गतिविधियां इन संस्थाओं को सौंपी जाए। 29 कार्य इनको सौंपे गए। हमारी पंचायती समिति है, ये कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य होगी। कौन, हमारी पंचायत समिति ये कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जो जिला परिषद है उसकी भूमिका सलाहकारी होगी, समन्वयक होगी और पर्यवेक्षण की होगी। किसकी, जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी, समन्वयक और पर्यवेक्षण की होगी। जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो जिलाधिकारी होगा। और हमारे जो है इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यक्रम के लिए पर्याप्त जो संसाधन है वो हस्तांतरित किया जाए और भविष्य में जो शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाए। यह सिफारिश रही है हमारी किसकी, बलवंत राय मेहता समिति की। और इन्हीं सिफारिश को क्रियान्वित में मित्रों 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी जो गांव है वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। और उस समय जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमारे स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने 17 वर्ष जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ये प्रबल समर्थक माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। और ये तभी इसलिए समर्थक थे, तभी इसी की वजह से जो हमारे जवाहरलाल नेहरू नागौर आते हैं और बगदरी गांव में इसका शुभारंभ करते हैं। किसका, पंचायती राज संस्थाओं का। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। तो आंध्र प्रदेश तो पहला चुनाव करवाया और राजस्थान में पहले इन संस्थाओं की स्थापना की गई। 1965 के बाद देश में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में अनियमितता उत्पन्न हुई। इसके लिए विभिन्न समितियों एवं कार्यदलों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी जो है सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। इसी वजह से अशोक मेहता समिति 1977 में बनती है। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। और
देश में पतनोन्मुखी पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की थी। लेकिन 132 तो हम याद नहीं रख सकते, हमारा माइंड केवल 3-4 सिफारिशें जो भी इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। जिस प्रकार बलवंत राय समिति की, ये अगर 4-5 विशेषता याद रख लोगे, सिफारिश याद रख लोगे तो काफी काम हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं हमारे अशोक मेहता समिति की सिफारिशें। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि उसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के स्थान पर मित्रों उसने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। यानी केवल हमारी जिला परिषद बनाए और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को मंडल पंचायत नामक जो है उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। यानी ग्राम पंचायत और हमारी पंचायत समिति उसको मिटा करके आप मंडल पंचायत गठित कर दीजिए और जिला परिषद को रहने दीजिए। यानी द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था यहाँ पर स्थापना कीजिए। 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा। और समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना। तो यहाँ पर बात करें तो पंचायत समिति को जो है यहाँ पर कार्यकारी निकाय माना बलवंत राय ने, और हमारे अशोक मेहता ने माना जिला परिषद को। पंचायतों के चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो, और इसी को नहीं माना। क्यों? क्योंकि राजनीतिक आ गई तो फिर बात करें मित्रों तो और मामला खराब हो जाएगा। तो राजनीतिक दलों के आदि मतलब बीजेपी, कांग्रेस, इनके जो है प्रत्याशी यहाँ पर स्थानीय जो है स्वशासन में उतार जाए। तो ये ऐसा कहा था हमारे अशोक मेहता ने। समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की शक्ति एवं अपने संसाधन प्राप्त करने की शक्ति देने की भी अनुशंसा की। तो हम पढ़ेंगे हमारा अनुच्छेद 243H, जिनके माध्यम से जो है इनको करारोपण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो उसके हम देखेंगे राज्य सरकारों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ये ऐसी सिफारिश हमारे अशोक मेहता ने दी। और भी सिफारिश दी जिनको आगे जाकर के माना था कि SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाए, और एक पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाए, और पंचायतों को विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में होने चाहिए। ये सारी आज मानी हुई है, ठीक है ना। आज की ये हम देखें हमारे अगर प्रासंगिक में देखें आज के, तो आज भी ये सिफारिशें मानी हुई है किसकी? हमारे अशोक मेहता समिति की। लेकिन ये जो राजनीतिक जो दल वगैरह ये वाली सिफारिश नहीं मानी थी द्विस्तरीय वाली, केवल यहाँ पर 6 महीनों की अवधि वाली मानी थी कि ये 6 महीने के बाद चुनाव होता हाथों हाथ होगा, मतलब कोई वहाँ पर सीट खाली हो जाती है स्थानीय स्वशासन में। फिर जो पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाए, SC/ST को उनके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाए, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों को चुनाव आयोजित किए जाए, तो निर्वाचन आयोग गठित किया गया हमारा। फिर न्याय पंचायत को जो विकास पंचायत से अलग किया जाए और एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाए, ऐसा हमारे अशोक मेहता कहते हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए, जैसा कि हमारे 1949 में राजस्थान में किया गया। महिलाओं के लिए 1 स्थान आरक्षित किए जाए, जैसे कि आज हमारे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री जो परिषद उसमें एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, जैसा कि आज है। और समिति का जो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग हो जाए। मतलब जब यह समिति ने सिफारिश दी थी मित्रों, लेकिन जब समिति का कार्यकाल पूरा हुआ था उस समय जो है 1977 में हमारी जो जनता पार्टी सरकार उसने गठित की थी समिति को, लेकिन जब जनता पार्टी सरकार की जो है सरकार भंग हो गई थी, तो ये केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्यों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनका नाम याद रखना, इन्होंने जो है अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने कुछ इन सिफारिशों पर ध्यान दिया था। फिर मित्रों दांतेवाला समिति 1978 में गठित होती है। इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की थी, यानी जो पंचायत स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की थी, और हमारे जो है गांव, जनपद तथा राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर संबंधित करने पर बल दिया था। तो गांव जो है गांव, जनपद और राष्ट्रीय स्तर पर जो है नियोजन को जो अंतर संबंधित करने पर बल दिया था दांतेवाला समिति ने, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रख लेना कब गठित हुई थी। फिर मित्रों जीवीके राव समिति बनती है 1985 में। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में जीवीके राव समिति की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया जो है दफ्तर संयुक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। यानी पंचायती राज संस्थाओं का विकास नहीं हो रहा, केवल ये दफ्तर तक ही सीमित हो गए हैं। विकास प्रशासन लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा है। तो बिना जड़ की घास किसने कहा? जीवीके राव समिति ने कहा। अंततः समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत, पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशों की थी, जो इस प्रकार हैं। देखिए कि जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। किसको? जिला परिषद को जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावित जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जो जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाए। तो उन्होंने
जिला को ही सब कुछ कह दिया। जीवीके है तो जी आ रहा तो जिला ही जिला होगा, इसमें हर सिफारिश पर जिला आएगा, जिला को ये दिया जाए, जिला में ये बने जाए, जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। तो देखिए एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए। बार बार पूछा जाता है कि जिला विकास आयुक्त के गठन की जो है सिफारिश किसने दी थी, तो जीवीके राव समिति ने दी थी। पंचायती राज संस्थाओं में जो है नियमित हमारे निर्वाचित होना चाहिए, जिस प्रकार ग्राम सेवक का जो गठन की जो सिफारिश हमारी गिरधारी लाल व्यास समिति ने दी थी, तो इसी प्रकार जिला विकास आयुक्त की गठन की जो है यहाँ पर सिफारिश हमारे जीवीके राव समिति ने दी थी। फिर एमएल सिंह भी बनती है हमारी समिति 1986 में। राजीव गांधी सरकार ने उन लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन किया एमएल सिंह भी की अध्यक्षता में, और इसकी सिफारिशें की थी क्या थी, देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए जैसा कि आज भी हैं, और गाँव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए जो गाँव का पुनर्गठन किया जाए एवं ग्राम सभा की जो महत्ता पर भी जोर दिया जाए, और हमारे पंचायती राज संस्थाओं चुनाव, उनके विघटन, उनके कार्य संबंधी जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा एमएल सिंह भी समिति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक याद रखना है कि यहाँ पर आपको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा हमारा एमएल सिंह भी कहते हैं। 1900 कब कहते हैं, 1984 होगा यहाँ पर, शायद 1986 सही 86 होगा यहाँ पर। फिर मित्रों हमारे 1988 में एक थुंगन समिति बनती है। थुंगन समिति स्थापना क्यों की जाती है, तो थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया था। तो राजीव गांधी सरकार ने थुंगन समिति का गठन किया था कि भाई आप हमें बताएं कि हम एमएल सिंघवी समिति के आधार पर हम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे या नहीं दे। तो थुंगन समिति ने अपनी सिफारिश दी थी कि जो थुंगन समिति उसने ये कहा था कि भाई नहीं, आपको देनी चाहिए, संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। तो उसी के आधार पर आगे जो है बिल पेश किया जाएगा हमारे लोकसभा में। तो संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। अंत समिति ने पंचायती राज राज्यों को राज्य का विषय नहीं माना था। हम जानते हैं कि हमारे पंचायती राज राज्य के विषय, लेकिन जो है हमारे थुंगन समिति है उसने ये पंचायती राज जो है विषय हमारे किसको माना, हमारे जो है राज्य का नहीं माना, बल्कि इसको संघ सरकार का माना। सरकारी आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया था, ये भी याद रख लेना आप। फिर मित्रों आता है कि अब पंचायती राज संस्थाओं का हम संवैधानिकरण करते हैं। राजीव गांधी सरकार में क्या प्रयास होते हैं, देखिए राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया था, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया था। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। थुंगन समिति ने क्या कहा था कि इसको आप राज्य के संबंध राज्य से नहीं जोड़ करके केंद्र से जोड़ दीजिए। तो ऐसा ही हमारे राजीव गांधी ने किया, और उनको जो है और विपक्ष को लगा कि ये जो है केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान है, यहाँ पर जो है केंद्र की तानाशाही चलेगी राज्य में, इसके कारण ये बिल गिर गया मित्रों। फिर वीपी सिंह सरकार बनती है, और वीपी सिंह सरकार ने जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के जो है मजबूत करने संबंधी जो मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ था। तो वीपी सिंह अध्यक्षता में जो है 2 दिन का सम्मेलन हुआ था राज्यों के मुख्यमंत्री का पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने के संबंधी मामलों पर। सम्मेलन में एक नया संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, और इसी के परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, और लेकिन मतलब प्रस्तुत हुआ था, लेकिन सरकार गिर गई थी वीपी सिंह सरकार। तो इसके कारण जो है विधेयक समाप्त हो गया था। फिर मित्रों नरसिम्हा राव सरकार आती है, और ये क्या करती है, ये जो है फिर इसको संवैधानिक मान्यता देती है पंचायती राज संस्थाओं को। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के मामले पर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, और इसने प्रारंभ के विवादास्पद जो प्रावधान थे उनको हटा करके नया प्रस्ताव रखा, और सितंबर 1991 को लोकसभा में जो एक संविधान संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया, और अंत ये विधेयक जो है 73वें यहाँ पर विधेयक होगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को अधिनियमित और प्रभावी हो गया। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट, ये संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मित्रों मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुआ था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो किसके बाद हमारे जो है पंचायती राज जो है हमारा विधेयक है, हमारा जो ये अधिनियम है उसको पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 के लागू हो जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम चुनाव हमारे एमपी में होते हैं, और पहले मैंने बताया था 1959 के समय में बलवंत राय समिति के आधार पर उस समय जो सर्वप्रथम चुनाव कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, और लागू हमारा राजस्थान में होता है। अब हम देखते हैं मित्रों 24 अप्रैल आपने देख लिया 24 अप्रैल 1993 को अधिनियमित और प्रभावी होता है, और 24 अप्रैल 1993 को सरकार ने कहा था कि सभी राज्य सरकारें 1 साल के भीतर जो है इस कानून को संशोधित वगैरह करके आप अपने राज्य में लागू
करें। तो राजस्थान जो है फिर 23 अप्रैल 1994 को इसको लागू करता है। अब हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज बलवंत राय समिति की अनुशंसा के अनुरूप भारत में जो है पंचायती राज संस्था पंचायती राज की व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान देश का पहला और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, किंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में इसके स्वरूप में काफी अंतर था। इस प्रकार जो है भारत में पंचायती राज के दो पृथक पृथक स्वरूप विकसित हुए। पहला था आंध्र प्रदेश स्वरूप, जिसमें खंड अर्थात पंचायती समिति योजना और विकास की इकाई निर्धारित की गई थी। तो दूसरा स्वरूप था मित्रों महाराष्ट्र स्वरूप, जिसमें जो है योजना और विकास की इकाई जिला अर्थात जिला परिषद होती है। तो इस प्रकार जो है उस समय दो मॉडल विकसित हुए थे, एक तो आंध्र प्रदेश मॉडल और दूसरा हमारा महाराष्ट्र मॉडल। आंध्र प्रदेश में तो पंचायत समिति का सबसे ज्यादा योगदान था और महाराष्ट्र मॉडल में जिला परिषद का था। 1977 में अशोक मेहता समिति ने देश में पंचायती राज को कमजोर करने वाले विभिन्न कारकों के संवैधानिक पूर्वक जो है जांच करने के पश्चात गांव और जिले के बीच मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। और हमारे जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक वगैरह इन्होंने जो है इस सिफारिश को माना भी था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और हमारे पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ फिर मित्रों हमारे राजस्थान में बीकानेर जो है हमारी पहली ऐसी देसी रियासत थी, जहां पर 1928 में जो है क्या होता है मित्रों, 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया जाता है। वहां पर पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 1928 में जो है बीकानेर देसी हमारी ऐसी पहली रियासत थी। 19 रियासत थी उस समय, तो उस समय बीकानेर जो पहली रियासत थी जिसने 1928 में जो है हमारी ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया था। उसके बाद जयपुर रियासत 1938 में, फिर सिरोही आती है, फिर भरतपुर, फिर करौली जो है ग्राम पंचायत अधिनियम लागू करती हैं। फिर मित्रों राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में होती है। देश स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बनाई जाता है और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ था। और 1959 में राजस्थान जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम 1959 बनाए गए थे। और इसके पहली बार चुनाव 1960 में हुए थे और 1960 में पंचायतों के लिए पहला चुनाव जो है पंचायती राज विभाग ने किया था, जो 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी। मित्रों 1959 में राजस्थान में पंचायती राज एवं विकास विभाग की स्थापना की गई थी। सादी कली समिति बनती है मित्रों राज्य सरकार के द्वारा। 1964 में राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1964 में ये अध्ययन दल गठित किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण सिफारिश ये दी थी कि पंचायती समिति के जो प्रधान और जो जिला परिषद के जो पूर्व प्रमुख होते हैं उनका चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा मत कीजिए, इनका चुनाव वरिष्ठ निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाए। ऐसा हमारे सादी कली समिति ने कहा था कि प्रधान और जो हमारे प्रमुख होते हैं उनका चुनाव जो सदस्यों के द्वारा किया जाता है उस प्रावधान को हटाइए और आप निर्वाचक जो मंडल होता है उसके द्वारा आप इसका गठन कीजिए। लेकिन इसको माना नहीं गया था, जिसमें जो है निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन होंगे, तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होंगे और हमारे सभी सदस्य मतलब सरपंच वगैरह होंगे, पंच वगैरह, इनके द्वारा जो है निर्वाचक मंडल बनेगा और यही हमारे प्रमुख और प्रधान का गठन करेंगे। फिर मित्रों गिरधारी लाल व्यास समिति बनती है 1973 में पंचायतों के प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के लिए। राजस्थान सरकार के द्वारा 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति गठित की गई। समिति ने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाने जाने पर बल दिया था। तो गिरधारी लाल व्यवस्था केवल ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने वाली सिफारिश की थी, तो ये आप केवल याद रख लेना 1973 में गठित होती है। फिर 1982 मित्रों राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना होती है। और राजस्थान जो विकास नोट है कि राजस्थान जो विकास है ये राजस्थान ग्रामीण और जो हमारा पंचायती राज विभाग इसके द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका का नाम है कौन सा, राजस्थान विकास। और भारत की जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है वो कुरुक्षेत्र है। तो राजस्थान विकास राजस्थान की है और कुरुक्षेत्र भारत की है। 1982 में मित्रों हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा लोक प्रशासन जो संस्थान उसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। और 1984 में जयपुर में भी जो हम इंदिरा गांधी जो है ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान वो भी स्थापना की गई थी। दोनों जयपुर में 1982 में, दूसरा 84 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। और ये पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान है। तो राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान कौन है जो प्रशिक्षण देता है इन प्रतिनिधियों को, तो वो है हमारा इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान, जिसकी स्थापना 1984 में कहाँ पर होती है, हमारी जयपुर में। 1988 में हरलाल सिंह खरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अनुशंसा पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था। यानी जो आपको पता है कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे इसकी जो विशेषता देखेंगे तब संविधान संशोधन, तो उस समय आपको जो है पढ़ाएंगे। तो उसका जो विलय मित्रों जिला परिषद में करने का सुझाव दिया था हरलाल सिंह खरा ने 1988 में जो गठित समिति होती है।
2011 मित्रों गुलाबचंद कटारिया अध्यक्षता गुलाबचंद कटारिया हमारे जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और उसने जो है सिफारिश दी थी कि भाई जो 29 कार्य हैं हमारे पंचायत सूची में, हमारे जब हम सूची देखेंगे हमारे पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की, तो उस जो वे कार्य है वो हमारे पंचायती राज संस्थाओं को सारे के सारे सौंप दे, ऐसा हमारे 2011 में बनी समिति ने कहा था। राजस्थान सरकार ने अपने पुराने दोनों अधिनियम जो 1953 वगैरह में लागू हुए थे उन अधिनियम को निरस्त कर एक नया पंचायती राज अधिनियम तैयार करके हमारा 23 अप्रैल जो 1994 से लागू कर दिया, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कहा गया। तो सरकार ने कहा था कि भाई 1 साल के भीतर कीजिए, तो हमारी राजस्थान सरकार ने 1 साल से बस 1 दिन पहले यानी 23 अप्रैल 1994 को पारित किया था और इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया और हमारा जो 30 दिसंबर 1996 से लागू हुआ था मित्रों। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया गया था। तो ये हमने विकास देखा। अगले वीडियो में हम जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो है हमारी पंचायती राज संस्था है उनका विकास वगैरह, हम उसका जो क्या क्या प्रावधान है उस संशोधन में वो हम देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।